हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम पैरा समरीज के क्वेश्चंस करेंगे। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो दैट पैरा समरी इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम कैट पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले 3 से 4 सालों में हर साल पैरा समरी का क्वेश्चन आता है और 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहें और जो स्ट्रैटेजीज मैं बता रही हूँ उन्हें फॉलो करते रहें। विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। A recent study published in the Proceedings of National Academy of Sciences has shown that high-level mathematical reasoning rests on a set of brain areas that do not overlap with the classical left hemisphere regions involved in verbal semantics. Instead, all domains of mathematics tested, algebra, analysis, geometry, and topology, recruit a bilateral network of prefrontal, parietal, and inferior temporal regions which is also activated when mathematicians or non-mathematicians recognize and manipulate numbers mentally. यहाँ पे बात हो रही है कि एक स्टडी की गई थी जिससे ये पता चला हमें कि मैथमेटिकल जो टेस्ट होते हैं, जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, वो ब्रेन के उस एरिया पे डिपेंड होती है जो कि नंबर्स और स्पेस से डिपेंडेंट होती है, कि जहाँ पे जिस एरिया में नंबर्स मेंटली मैनिपुलेट या रिकॉग्नाइज किए जाते हैं वो उस एरिया पे डिपेंड होती है रादर दैन वो एरिया जो कि लैंग्वेज के साथ डील करता है। यहाँ पे यही बता रहा है कि जो हाई लेवल मैथमेटिकल एरियाज हैं जैसे अलजेब्रा, एनालिसिस, ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, ये सब हमारे रिकॉग्नाइज और मैनिपुलेट नंबर्स के जिस एरिया में होते हैं वो उसी एरिया के साथ डिपेंडेंट होता है। These results suggest that high-level mathematical thinking makes minimal use of language areas and instead it recruits circuits initially involved in space and number. Again वो यही चीज बता रहे हैं कि जो language areas हैं उनके साथ डिपेंडेंट नहीं होता और जो स्पेस और नंबर वाले एरियाज होते हैं उन पे डिपेंडेंट होता है। This result may explain why knowledge of number and space during early childhood predicts mathematical achievement. अब हमें एक आइडिया मिल गया है कि पूरा पैराग्राफ में ऑथर क्या कह रहा है। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं और पैरा समरी में हम ऑप्शंस एलिमिनेट करने के तरीके से ही हमेशा सॉल्व करेंगे। High level mathematical expertise in basic number sense share common roots in a long linguistic brain circuit. इस ऑप्शन में हमें ऑथर सब कुछ बता रहा है कि जो हाई लेवल मैथमेटिकल है वो और जो बेसिक नंबर है उन दोनों का सेम एरिया होता है, सेम रीजन होता है ब्रेन का, और वो लैंग्वेज एरिया से डिपेंडेंट नहीं होता, लैंग्वेज एरिया से डिफरेंट होता है। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी आवर समरी। ये ऑप्शन थोड़ा हमें सही लग रहा है। लेट्स मार्क इट एंड लेट्स सी द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। Regardless of domain, algebra, analysis, geometry, or topology, mathematicians recognize and manipulate numbers manually. This is correct, but यहाँ पे कहीं भी brain regions की बात नहीं हो रही, and brain regions की बात हमारे author ने बहुत strongly की थी, and this is a part of a main idea. Since it is not present in our option, it is eliminated. Classic left hemisphere regions involved in verbal semantics are not as developed in mathematicians as the brain areas involved in number and space. यहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं हुई कि वो एरिया डेवलप नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये बात हुई है कि अगर अर्ली चाइल्डहुड में ही नंबर और स्पेस की अच्छी नॉलेज होगी तो इट कैन प्रिडिक्ट मैथमेटिकल अचीवमेंट, बट कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो एरिया ही डेवलप नहीं है उतना। दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड बिकॉज this is having an element which is not present in our paragraph. Now let's come to the fourth option. The mathematical achievement of an individual can be predicted based on his knowledge of number, space and language during childhood. अब ऑथर ने बहुत क्लियरली बताया था कि जो लैंग्वेज डिपेंडेंट एरिया होता है, लैंग्वेज जिस एरिया पे या जिस ब्रेन के रीजन पे डिपेंडेंट होता है वो मैथमेटिक्स के एरिया पे से बिल्कुल अलग होता है। Again this option is eliminated because it has an element which is not present in our paragraph, or it is having a wrong information. The option which is correct, which is the summary, is option A. Second paragraph पे आते हैं। North American walnut sphinx, Moth capitulus, Amorphous giglandus look like easy meals for birds, but they have a trick up their sleeves. They produce whistles that sound like bird alarm calls, scaring potential predators away. At first, scientists suspected birds were simply startled by the loud noise. यहाँ पे बात हो रही है मॉथ कैटरपिलर्स की
वो बर्ड्स के लिए इजी प्रे हो सकते हैं, बट उनके पास एक ट्रिक है that they produce whistles that sound like bird alarm calls, and that scares the predators away, that scares the birds away. पहले साइंटिस्ट को लगता था कि वो इसलिए डर जाती हैं बर्ड्स क्योंकि वो एक लाउड नॉइज है, एंड सिंस यहाँ पे ये लिखा है that at first scientists suspected, which means ये एक्चुअल रीजन नहीं है, एक्चुअल रीजन ऑथर अब हमें बताने वाला है. But a new study suggests a more sophisticated mechanism. The caterpillar's whistles appears to mimic a bird alarm call, sending avian predators scrambling for cover. When pecked by a bird, the caterpillars whistle by compressing their bodies like an accordion and forcing air out through specialized holes in their sides. So अब यहाँ पे ऑथर हमें बता रहा है कि वो किस तरह से बर्ड अलार्म कॉल को मिमिक करते हैं और वो किस तरह से अपने आप को बचाते हैं, किस तरह से प्रेडेटर्स को दूर जाने को बोलते हैं, दूर भगा देते हैं. The whistles are impressively loud. They have been measured at over 80 decibel from 5 centimeter away from the caterpillar, considering they are made by a 2-inch long insect. Now let's come to the options. North American walnut sphinx, moth caterpillars will whistle periodically to ward off predators' words. They have specialized vocal tract that helps them whistle. अब यहाँ तक हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे जो एलिमेंट आ जा रहा है, जो आइडिया हमें मिल रहा है इसमें, वो ये है दैट दे हैव अ स्पेशलाइज्ड वोकल ट्रैक्ट दैट हेल्प देम विसल. जबकि हमारे पैराग्राफ में ऑथर ने सिर्फ ये लिखा था दैट दे फोर्स एयर थ्रू स्पेशलाइज्ड होल्स इन देयर साइड्स. सो हमें ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है कि हमें लगेगा कि हाँ ये दोनों सिमिलर हैं, बट जब तक ये चीज़ एग्जैक्टली मेंशन नहीं होगी पैराग्राफ में, हम ये चीज को अपनी समरी में नहीं ला सकते बिकॉज इन दोनों का मीनिंग बहुत अलग है. सो दिस इज एलिमिनेटेड. सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं. नॉर्थ अमेरिकन walnut sphinx moth caterpillars can whistle very loudly. The loudness of their whistles is shocking as they are very small insects. So again यहाँ पे सिर्फ loudness की बात हो रही है. यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही कि वो जो बर्ड्स थी, अपने प्रेडेटर्स थे, उनको स्केयर अवे कैसे कर देते थे. और लाउडनेस की वजह से ही सिर्फ नहीं था कि वो लाउडनेस की वजह से ऐसा हो रहा था. तो इसमें सारे एलिमेंट्स या सारे पॉइंट्स नहीं है जो हमारे पैराग्राफ में है. सो ये भी एलिमिनेट हो जाता है. द नॉर्थ अमेरिकन walnut sphinx moth caterpillars in a case of acoustic deception produce whistles that mimic bird alarm calls to defend themselves. Now this option is perfectly capturing the essence of the whole paragraph, and it is probably the correct option, but let's still mark it and let's see the next option. North American walnut sphinx moth caterpillars, in a sense of deception and camouflage, produce whistles that mimic bird alarm calls to defend themselves. अब इन दोनों ऑप्शंस में सिर्फ एक चीज का फर्क है. यहाँ पे एक्विस्टिक डिसेप्शन यूज हुआ है और यहाँ पे डिसेप्शन एंड कैमोफ्लेज यूज हुआ है. और एक्विस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू साउंड एंड कैमोफ्लेज का मतलब होता है रिलेटेड टू साइट. एंड इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ साउंड की बात हो रही है, साइट की बात कहीं भी नहीं हुई. सो दिस इज एलिमिनेटेड एंड द करेक्ट ऑप्शन इन द ऑप्शन विच इज आवर समरी इज ऑप्शन सी. थर्ड समरी पे आते हैं, थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं. A fundamental property of language is that it is slippery and messy and more liquid than solid. A gelatinous mass that changes shape to fit. As Wittgenstein would remind us, usage has no sharp boundary. Oftentimes, the only way to determine the meaning of a word is to examine how it is used. अब यहाँ पे ऑथर हमें ये बता रहा है कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड या बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, वो मोर लिक्विड है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लेता है, बहुत मोल्ड हो जाता है डिफरेंट सिचुएशंस में. Wittgenstein हमें बता रहे हैं that usage has no sharp boundary. Oftentimes the only way to determine the meaning of a word is to examine how it is used. This insight is often described as meaning in use doctrine. जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग हम इस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि वो लैंग्वेज में या वो किसी कम्युनिकेशन में या किसी एक्सचेंज में किस तरह से यूज हो रहे हैं, एंड उससे हम मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं. और इस इंसाइट को, इस तरीके को हम मीनिंग इज यूज डॉक्ट्राइन कहते हैं. देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द मीनिंग इज यूज डॉक्ट्राइन एंड द डिक्शनरी फर्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग.
The dictionary's careful fixing of words to definitions, like butterflies pinned under glass, can suggest that this is how language works. The definitions can seem to ensure and fix meanings of words, just as the gold standard can back a country's currency. अब यहाँ पे ये बात करें कि जो दूसरा तरीका है, दैट डिक्शनरी फर्स्ट थ्योरी, उसमें बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाते हैं वर्ड्स की डेफिनेशंस, एंड ये उसी तरह से फिक्स कर देता है मीनिंग्स को जिस तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड एक कंट्री की करेंसी को फिक्स करता है. What Wittgenstein found in the circulation of ordinary language, however, was a free-floating currency of meaning. The value of each word arises out of the exchange. The lexicographer abstracts the meaning from that exchange, which is then set within the conventions of the dictionary definition. So, जो विटगेंस्टीन ने थे, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो वर्ड्स का मीनिंग है वो बहुत ही फ्री फ्लोटिंग है और वो करेंसी की तरह ही है. तो वो जो उसका सर्कुलेशन होता है उसी के थ्रू हम मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मीनिंग्स को ढूंढते हैं, एंड उसमें से जो लेक्सिकोग्राफर होता है उस एक्सचेंज में से मीनिंग को एब्स्ट्रैक्ट करके फिर डेफिनेशन, डिक्शनरी डेफिनेशन में उसको सेट करता है, एंड दैट इज हाउ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर एक्चुअली क्रिएटेड. नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शंस. Dictionary definitions are like gold standards, artificial, theoretical, and dogmatic. Actual meaning of words is their free exchange value. अब यहाँ पे कुछ चीजें सही हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे artificial, theoretical, and dogmatic, ये नए वर्ड्स हैं जो कि पूरे पैराग्राफ में यूज नहीं हुए. सो ये हमारी समरी में भी नहीं हो सकते, एंड सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. Language is already slippery. Given this, counting for meaning in use will only exacerbate the problem. That is why lexicographers fix meanings. अब यहाँ पे ऑथर ने सिर्फ एक्सप्लेन किया था कि दो थ्योरीज या दो डॉक्ट्राइंस कौन कौन सी हैं और उनके बारे में हमें बताया था. ऑथर ने ये कहीं नहीं लिखा था कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी या एक्सैस्परेट हो जाएगी. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. Meaning is dynamic. Definitions are static. The meaning in use theory helps us understand that definitions of words are pulled from their meaning in exchange and use and not vice versa. This is going to be our summary. This perfectly captures the whole essence of the paragraph. So, most probably this is only our correct answer, but let's still see the next option. The meaning of words in dictionaries is clear, fixed and less dangerous and ambiguous than the meaning that arises when words are exchanged between people. अब ये हमारा जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे पैराग्राफ में दी है, बट कुछ ऐसे वर्ड जैसे इट इज लेस डेंजरस एंड एम्बिगुअस, ये डेंजरस की बात तो कभी ऑथर ने की ही नहीं. उसने सिर्फ एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से दो तरीके हैं और किस किस तरह से मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. सो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, एंड द करेक्ट ऑप्शन, as I said earlier also, is option C. By this we come to an end of our today's video. I hope you liked it and it was helpful to you. You can follow us on Instagram. We provide daily quizzes, daily vocabulary, fun facts, and if you have any query at all related to questions related to MBA prep, you can mail us or you can also DM us on Instagram. And you can also join our Telegram channel. The link is provided in the description box. Thank you. Best of luck.